नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर ने भारत के इकोनॉमी को रेयर गोल्डीलॉक पीरियड कहा क्योंकि रिसेंटली आरबीआई के बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये कहा कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है ये तो अब 8% से भी क्रॉस हो चुकी है। वहीं इन्फ्लेशन आज के टाइम में 2.2% है, मींस इन्फ्लेशन भी कम है और जीडीपी ग्रोथ भी काफी अच्छा है और इसीलिए यहाँ पर रेयर गोल्डीलॉक पीरियड कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहा था इंडियन करेंसी का कमजोर होना, क्योंकि भारत की जो करेंसी है रिसेंटली एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका था। आपको बताना चाहते हैं कि ये अब भी $90 के करीब यानी कि 89.88 के आसपास में है। तो इसको लेकर भी काफी सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लेकिन कहीं न कहीं भारत की जो करेंसी है ये कमजोर हो रही है डॉलर के कंपैरिजन में। तो इसको लेकर भी यहाँ पर आज के टाइम में ये बातें की जा रही है कि आरबीआई यहाँ पर जानबूझकर रुपीस को डिक्लाइन करने के लिए अलाउ कर रही है, क्योंकि अगर आरबीआई चाहे तो सिंपली मार्केट में डॉलर को इंजेक्ट करके रुपीस के डिक्लाइन को रोका जा सकता है, जैसा कि पहले भी हो चुका है। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसमें भारत की एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जहां पर आरबीआई जानबूझकर रुपीस को अप्रिशिएट नहीं होने दे रही है। तो डिस्कस करते इस टॉपिक को डिटेल से कि आरबीआई के यहाँ पर सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या है और इससे रिस्क क्या हो सकते हैं। तो पहले बात करें बैकग्राउंड को लेकर, जिस तरीके से आज के टाइम में जो रुपीस है वो स्लाइड हो रहा है, 90 रुपीस से भी ये क्रॉस हो चुका था। फिलहाल तो अभी ये 89.88 है, लेकिन इसी दिसंबर के महीने में मींस कल के रेट में ये 90.22 था। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि 2025 में भारत की जो करेंसी है ये 5 से 6% डेप्रिसिएट हुई है और इस तरीके से भारत की जो करेंसी है ये एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। जहाँ एक टाइम में भारत की करेंसी कमजोर होती थी वहां पर अग्रेसिव डिफेंस स्ट्रेटजी को अपनाकर हम लोग रुपीस को अप्रिसिएट करते थे, क्योंकि 2022 से लेकर 2024 तक में आरबीआई अपने फॉरेन रिजर्व्स में इनॉर्मस अमाउंट्स को यहाँ पर सोल्ड की है। फॉर एग्जांपल कि 2022 के क्वार्टर 3 में $30 बिलियन को सेल किया गया, क्वार्टर 4 2024 के टाइम में $38 बिलियन को सेल किया गया, ताकि जो शार्प डेप्रिसिएशन है इसे रोका जा सके। लेकिन जिस तरीके से आरबीआई यहाँ पे स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रही है, अग्रेसिव डिफेंस से लिमिटेड इंटरवेंशन यहाँ पर कर रही है, जहां 2025 के टाइम में एडवर्स कंडीशंस होने के बाद भी आरबीआई यहाँ पर क्वार्टर 3 में ओनली $10.9 बिलियन यहाँ पर सेल किया है। मतलब ये एक सिग्नल है कि आरबीआई यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को जो प्रोटेक्ट करती थी अब इससे दूर जा रही है। कुछ इकोनॉमिस्ट यहाँ पर ये भी मानते हैं कि ये आरबीआई का एक मैनेज्ड फ्लोट स्ट्रेटजी है। मैनेज्ड फ्लोट स्ट्रेटजी मतलब ये होता है कि जो डॉलर की वैल्यू है ये कमजोर और मजबूत होना ये मार्केट के ऊपर में भी डिपेंड करता है, तो उसे यहाँ पर फ्री छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब करेंसी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है या बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, ऐसे टाइम में आरबीआई यहाँ पर टाइम टू टाइम इंटरवेन करती है और इसी को यहाँ पर मैनेज फ्लोट स्ट्रेटजी कहा जाता है। और रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद में जब रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम किया गया, इसी टाइम में आरबीआई की तरफ से ये भी अनाउंस किया गया कि हम लोग फॉरेक्स स्वैप के तौर पर $5 बिलियन को पंप करने वाले हैं करेंसी को मैनेज करने के लिए। और आज के टाइम में जो रुपीस कमजोर हो रहा है इसके पीछे मल्टीपल्स रीजन है। फॉर एग्जांपल की जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल की फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिसे एफपीआई कहा जाता है, ये इंडियन मार्केट से बाहर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो एफडीआई है इसमें भी रिसेंटली एक गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ साथ ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट्स का राइज होना, फॉर एग्जांपल की ऑयल, गोल्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण यहाँ पर जो करेंसी है, जो भारत की जो करेंसी है ये कमजोर हुई है। कहा यह भी जाता है कि जो इंपोर्टर्स है, जो फर्म्स है, ये आज के टाइम में डॉलर हेजिंग का ज्यादा यूज कर रहे हैं। डॉलर हेजिंग का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर आज के टाइम में $1 की जो वैल्यू है ये 85 रुपीज है मान के चलते हैं, और इसी वैल्यू को जब फिक्स करके हम लोग ट्रेड करते हैं तो इसे डॉलर हेजिंग कहा जाता है इन सिंपल लैंग्वेज। मींस अगर भारत और यूएस कंपनीज के बीच में $85 के वैल्यूज में कोई ट्रेड डील हुई है और ये कल के दिन जाकर 90 रुपीज हो जाती है, तो ऐसे टाइम में पे हमें ज्यादा करना होगा। तो इससे बचने के लिए जो डॉलर हेजिंग है ये आज के टाइम में ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इससे भारत की जो करेंसी है ये और भी ज्यादा कमजोर होती है। खैर, सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आरबीआई यहाँ पर क्यों अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी के तहत में सेव नहीं करना चाह रही है। पहला तो रीजन यहाँ पे ग्लोबल रियलिटीज। अगर इसे एग्जाम्पल समझा जाए तो पूरी दुनिया आज के टाइम में डॉलर में ट्रेड करती है, चाहे वियतनाम हो, बांग्लादेश हो, भारत हो या बाकी अदर कंट्रीज हो। और अगर यूएस वियतनाम से, बांग्लादेश से और भारत से टेक्सटाइल्स को खरीदता है, जहां यूएस को अब तक $1 पे करने पड़ रहे थे तीनों कंट्री से खरीदने में, वहीं पर वियतनाम और बांग्लादेश ये करते हैं कि अपनी जो करेंसी है इसे कमजोर कर देते हैं, और कमजोर करने के बाद में यूएस की कंपनीज वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वियतनाम और बांग्लादेश से अब ज्यादा परचेज करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अब उसे सेम प्राइस में ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इस ग्लोबल रियलिटीज को एडजस्ट करने के लिए जो आरबीआई है, जो रुपीस ओवर वैल्यू हो चुकी है, अब इसे शॉर्ट आउट करने के लिए जो भारत की जो करेंसी कमजोर हुई है, जो 90 रुपीस के आसपास में, इसे यहाँ पर कुछ टाइम के लिए जो का तो रखती है, जिससे होता ही है कि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं इनकी सेल्स और भी ज्यादा बूस्ट होते हैं, चाहे मेडिसिन हो या फिर सॉफ्टवेयर हो।
दूसरा रीजन यहाँ पर निकल के आता है शॉक एब्जॉर्बर। मतलब यहाँ पर ये है कि आज के टाइम में जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस है ये $59 पर बैरल के आसपास में, जो कि आज के टाइम में कुछ खास ज्यादा महंगा नहीं है। इवन कि हम लोग रशियन ऑयल भी परचेज कर रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस में, जो कि $45 पर बैरल के आसपास में पड़ रहा है। तो जो बिग ट्रेड ऑफ है ना, ये भी आज के टाइम में सही परफॉर्म कर रही है। और तीसरा रीजन यहाँ पर निकल के आता है स्मार्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारे पास में आज के टाइम में आरबीआई के पास में जितने भी फॉरेक्स रिजर्व्स है, वैसे तो ये आज का आर्टिकल्स है जहां पर जो नंबर्स है ये $700 बिलियन से भी ये क्रॉस हो चुका है। वैसे एक्चुअल जो नंबर है $702 बिलियन के आसपास में है। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं इसे इस टाइम में मार्केट में इंजेक्ट करना ये वेस्टिंग रिजर्व्स हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारी करेंसी कमजोर हुई है इसका कोई खास इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, खासकर ऑयल परचेजिंग के मामले में हो या फिर इंपोर्ट के मामले में हो। तो यहाँ पर आरबीआई यहाँ पर यह भी सोच रही है कि हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स है इसे किसी रियल इमरजेंसीज में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगर सडन कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, अगर इजराइल ईरान के बीच में अगेन फिर यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो जाती है, ऑयल की प्राइस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे टाइम में हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और आरबीआई के गवर्नर ने भी रिसेंटली रेपो रेट कट करने के दौरान में ये कहा कि यूएस की जो टैरिफ है ना इसका कुछ खास इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है इंडियन इकोनॉमी में। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि जहां पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड करती है तो हम लोग अपने मार्केट को डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड करती है तो यूएस परचेज नहीं भी करता है तो बाकी जो देश हैं वो अगर डॉलर में परचेज करते हैं तो उन्हें यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं और सस्ते अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स हैं इसमें भी हमें फायदा मिलने वाला है। और आरबीआई के यहाँ पे ये भी मानना है कि जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है ये भी आगे स्ट्रांग हो सकता है। खैर, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आरबीआई की जो सीक्रेट स्ट्रेटजी है इसमें काफी रिस्क है, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है ऑब्वियस सी बात है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन जो इंपोर्ट्स हैं ये हमें महंगा पड़ता है, जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, कैपिटल गुड्स, और जिसका इंपैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन में देखने को मिलता है। और क्योंकि इन्फ्लेशन फिलहाल अभी कम है तो ये चीज कि आरबीआई के लिए और हम लोग के लिए थोड़ी राहत वाली बात है। खैर, इसके अलावा भी यहाँ पर जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग है या फिर फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स है ये भी रुपीस के टर्म्स में ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाते हैं, जो बिजनेसेस को इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स की बात करें तो गुड्स हो या फिर एजुकेशन हो या ट्रेवल हो ये और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और अगर सडनली यहाँ पर रुपीस और भी ज्यादा डेप्रिसिएट करती है तो इससे जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है ये और भी ज्यादा हर्ट हो सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज है ये भी रिवर्स देखने को मिल सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।